हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा के आया हूं क्या? अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़ा के आया हूं? अभिक्रिया की आणविकता में आपको पढ़ा के आया हूं। ठीक है बच्चों, देखो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। ठीक, छदम एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है वो आज हम पढ़ेंगे। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता वो हम पढ़ेंगे, और ताप गुणांक क्या होता है आज हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, देखो सबसे पहले आप भी मेरे साथ साथ हेडिंग लिख लीजिए कि कोटि और आणविकता में अंतर। ये जो टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार लगभग कोटि और आणविकता में डिफरेंस आता है बोर्ड एग्जाम में, कि कोटि और आणविकता में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो आज हम कोटि और आणविकता में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये मैंने कर दिया कुछ इस प्रकार से। मैं क्या करूंगा कि मैं इधर तो लिखूंगा बच्चों कोटि, ये मैंने लिख दिया कोटि। इधर हम बात करेंगे कोटि की, और ये इधर मैंने लिख दिया आणविकता। इधर मैं बात करूंगा आणविकता की। ठीक है जी, ये लिख दिया आणविकता। इधर बात कोटि की होगी, इधर आणविकता की बात होगी। देखो अगर मैं पहले अंतर की बात करूं कि पहला डिफरेंस क्या है, ठीक, मैं लिखते हुए आपको समझाता हूं, आप ध्यान से देखना। देखो यह एक प्रायोगिक मान है। पहली बात तो है यह एक प्रायोगिक मान है। मतलब यह है कि जो कोटि है ना, ये कोटि एक प्रायोगिक मान है, मतलब ये एक प्रैक्टिकली वैल्यू है। आप इसे प्रैक्टिकल से ही निकाल सकते हैं। और ये जो है पहला अंतर है भाई, ये पहला। इसमें अगर मैं पहले की बात करूं, यह एक सैद्धांतिक मान है। यह एक क्या है? सैद्धांतिक मान है। मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकली नहीं है, यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, ये एक प्रायोगिक मान है और ये क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, दूसरा, कि दूसरा क्या है? देखो दूसरा है ये कि कोटि शून्य कोमा ऋणात्मक कोमा भिन्नात्मक हो सकती है। हो सकती है मतलब कोटि जीरो भी हो सकती है, कोटि ऋणात्मक भी हो सकती है, और कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। जबकि आणविकता, अगर हम आणविकता की बात करें, आणविकता शून्य ऋणात्मक कोमा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कोटि ना तो जीरो हो सकती, ना ऋणात्मक हो सकती, और ना ही भिन्नात्मक हो सकती। या कभी आपने सुना कि किसी अभिक्रिया में शून्य अणुओं ने भाग लिया, अभिकारक जो अणु थे वो शून्य थे? ऐसा थोड़ी, क्योंकि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उसे तो आणविकता कहते हैं हम। ठीक,
तो ऐसा कभी नहीं होने का कि माइनस अणुओं ने भाग ले लिया, जीरो अणुओं ने भाग ले लिया, या 1/3 अणुओं ने भाग लिया, ऐसा कभी नहीं होने का। आ रही बात समझ? ठीक है। उसके बाद तीसरा डिफरेंस, कोटि सरल एवं जटिल, कोटि सरल एवं जटिल दोनों अभिक्रिया की ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। कोटि सरल अभिक्रिया की भी ज्ञात कर सकते हैं और कोटि जटिल अभिक्रिया की भी ज्ञात कर सकते हैं, जबकि आणविकता केवल आणविकता केवल आणविकता केवल सरल अभिक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं, सरल अभिक्रिया की ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आ रही बात समझ? मतलब ये तो जटिल एवं सरल दोनों ज्ञात कर सकें, और जबकि इसे हम केवल सरल की ज्ञात कर सके, जटिल अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, एक और लिख लो। देखो अगला क्या है, अगला यह है कि ये जो कोटि है ना, कोटि, कोटि को अभिक्रिया की समीकरण को देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि आणविकता को अभिक्रिया की समीकरण को देख के ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कोटि अभिक्रिया की समीकरण से ज्ञात नहीं होती, ज्ञात नहीं होती, जबकि आणविकता आणविकता अभिक्रिया की समीकरण से, अभिक्रिया की समीकरण से ज्ञात होती है, ज्ञात होती है। मतलब इसे अभिक्रिया की समीकरण देख के ज्ञात नहीं कर सकते आप, जबकि इसे अभिक्रिया की समीकरण देख के आप ज्ञात कर सकते हो। आ रही भाषा में? तो यह है मेजर डिफरेंस किसमें, कोटि और आणविकता में अंतर का। 4 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, जब पूछा जाता है ना कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, तो 4 नंबर में आ जाए। ठीक, तो ये मेजर डिफरेंस था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, छदम एकाणुक अभिक्रिया। कि छदम एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, छदम एकाणुक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसकी कोटि तो होती है एक, जिसकी कोटि तो होती है एक, परंतु आणविकता एक से अधिक होती है। मतलब जो हमारी आणविकता होती है ना, वो एक से अधिक होती है। क्या कहा मैंने, ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि तो एक होती है परंतु आणविकता एक से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, छदम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। देखो मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि तो, जिनकी कोटि तो एक होती है, एक होती है, परंतु आणविकता, परंतु आणविकता एक से अधिक होती है, परंतु आणविकता एक से
अधिक होती है। ठीक, में क्या होती है? छद्म एकाणुक अभिक्रिया होती है। ठीक, जिनकी कोटि एक होगी परंतु आणविकता एक से अधिक होगी, उसे क्या कहते हैं? छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे हमने लिखा C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल्स टू क्या? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। तो इसकी सांद्रता अधिक है, अधिक मात्रा में है ये। तो जब ये अधिक मात्रा में है, आपको मैंने बताया था कि इसकी सांद्रता में तो कोई परिवर्तन होने का ही नहीं, और जब इसकी सांद्रता में परिवर्तन होने का नहीं तो अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड नहीं करने का, और जब अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड नहीं करेगा तो अभिक्रिया का वेग इस पर डिपेंड करेगा, और जब केवल एक अणु की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि एक, लेकिन कोटि तो एक है, आणविकता तो दो है। क्यों? क्योंकि इसने भी भाग लिया अभिक्रिया में, इसमें भाग लिया। आणविकता क्या होती है? भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या। तो कोटि तो दो हो जाएगी ना, एक ये और एक ये, तो कोटि दो, लेकिन अभिक्रिया का वेग इसके सांद्रता पर निर्भर कर रहा, केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा, तो इसलिए कोटि हो जाएगी एक। तो कोटि इसकी एक है, आणविकता इसकी दो है, इसलिए क्या है? छद्म एकाणुक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता तो एक से अधिक होती है परंतु कोटि क्या होती है? एक होती है, या कोटि एक होती है परंतु आणविकता एक से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। नोट करो आप फटाफट बस। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं। अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता, कि अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपको पता कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बस छोटी सी बात है, लिख दो। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आ रही बात समझ? मतलब ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, एक खास बात बताऊं। देखो, अगर आप किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सी ताप बढ़ाते हो तो 10 डिग्री सी ताप बढ़ाने से, 10 डिग्री सी ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग 2 गुना हो जाता है। हो जाता है। आ रही बात है? मतलब अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया का 10 डिग्री सी ताप बढ़ाओगे तो उसका वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। जितना पहले चल रहा था उससे डबल हो जाएगा। अगर 50 की स्पीड से चला तो 100 की पे हो जाएगा, 100 की चला 200 की पे हो जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये था इसका मतलब। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं। ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है? बहुत बार वो डेफिनेशन पूछ लेता है कि ताप गुणांक क्या होता है। देखो, मैं लिखते हुए समझाता हूं। क्या? कि 10 डिग्री सी ताप के अंतर से, ताप के अंतर से वेग स्थिरांकों के, वेग स्थिरांकों के अनुपात को, अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं।
ताप गुणांक कहते हैं। मतलब एक वेग स्थिरांक है, मान लीजिए 40 डिग्री सी पे, के की वैल्यू 40 डिग्री सी पे है, एक की है 30 डिग्री सी पे, तो जो के 40 डिग्री सी पे है वो, और जो के 30 डिग्री सी पे है वो, उन दोनों का जो अनुपात है उसे हम क्या कह देंगे, ताप गुणांक कह देंगे। जैसे मैं लिख दूंगा यहां क्या फॉर्मूला, कि ताप गुणांक बराबर, ताप गुणांक बराबर क्या, मैं यहां लिखूंगा के 45 अपॉन के 35। समझ रहे आप, मतलब एक तो है के किस पे, वेग स्थिरांक को के ही तो कहते हैं ना, एक तो वेग स्थिरांक किस पे है 45 डिग्री सी पे, एक किस पे है 35 डिग्री सी पे। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकूं, ताप गुणांक, ताप गुणांक बराबर कितना, के टी प्लस 10 अपॉन कितना, के टी। समझ रहे आप, मतलब यहां कुछ भी टेम्परेचर हो लेकिन 10 डिग्री सी ताप का अंतर है ना, इसमें देखो ये केटी, लेकिन यहाँ 10 फालतू है, तो यहाँ भी 10 ही फालतू था। समझ रहे आप मेरी बात, तो 10 डिग्री सी ताप के अंतर से जो वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, ताप गुणांक कहते हैं। आ रही बात समझ में, तो इसे आप नोट करो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं बस, और क्या। हाय, अगला टॉपिक बड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब है कुछ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, देखो क्या है। देखो, संघट्ट सिद्धांत के अनुसार क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारकों के उन अणुओं के परस्पर टकराने से होती है जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा होती है। मतलब अभिक्रिया तब होती है कि जब दो अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं, और वो टकराएंगे तब जब उनके पास टकराने के लिए कुछ ऊर्जा होगी। ठीक है, जिनकी अभिविन्यास उचित होती है, मतलब उनका अभिविन्यास उचित होना चाहिए टकराने के लिए। ठीक, मुख्य बिंदु देखो आप इसके क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होती है जब अभिकारक कण परस्पर टकराते हैं। यही बात मैंने आपको बताई कि अभिक्रिया तभी होगी जब ये ए है ये बी है, अभिक्रिया तब होगी जब ए और बी आपस में टकराएंगे, तब अभिक्रिया होगी। ठीक है, दूसरा, सभी टक्कर प्रभावी नहीं होते हैं, केवल वही टक्कर प्रभावी होते हैं जिनसे कणों के पास क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है। मतलब सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती, केवल वही टक्करें प्रभावी होती हैं कि जिनके कणों के पास क्या होती है, संकीर्ण ऊर्जा होती है। संकीर्ण ऊर्जा मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रभावी टक्करों के लिए कणों की अभिविन्यास उचित होनी चाहिए, ऊपर बता दिया बात। फिर क्या है, जिन टकराव से प्राप्त ऊर्जा, देखो जिन टकरावों में पर्याप्त ऊर्जा होती है तथा उचित अभिविन्यास भी होता है वे सफल टकराव कहलाते हैं और अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब जिन टक्कर में ऊर्जा होती है और जिनका अभिविन्यास उचित होता है वे प्रभावी टक्कर होती है और उनसे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। कहने की बात यह है। उसके बाद सफल टक्करों की संख्या जितनी अधिक होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो सफल टक्कर है, जो अच्छी टक्कर है, वे जितनी ज्यादा होंगी तो अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये सारी बात आपको नोट कर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।